जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा के ब्रह्मास्त्र सवालों के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के एनसीईआरटी के ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आपको दोस्तों नंबर दे के जाने वाले हैं। आज की वीडियो दोस्तों ऐतिहासिक साबित होने वाली, सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। आज की वीडियो से आपकी परीक्षा में 4 से 5 सवाल हूबहू आपको छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल है कि पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय किससे संबंधित हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा। गायक हैं, डॉक्टर हैं, संतूर वादक हैं, उद्योगपति हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, ये डॉक्टर से संबंधित हैं। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर शब्द टाइप हो गया तो आपको इसका जवाब तो पहले ही पता लग गया होगा। अब दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, संतूर वादक, भजन सोपारी, दोस्तों इनका नाम आप याद रखिएगा, ये संतूर वादक हैं। इनकी दोस्तों अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको नोट करके रखना है कि बंदोपाध्याय, सुशोभन बंदोपाध्याय किससे संबंधित है, ये डॉक्टर से संबंधित हैं। दोस्तों, इनको 1 रुपए वाला डॉक्टर भी कहा जाता था। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएंगे कि डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 द्वारा सम्मानित किया गया है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को, ओरांग नेशनल पार्क को, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को, या काबू लामजाओ नेशनल पार्क को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। किसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है वेरी महत्वपूर्ण में। कौन सा दोस्तों, ये ओरांग नेशनल पार्क। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको मिला है, ओरांग नेशनल पार्क को मिला है। और दोस्तों, ये ओरांग कहां पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना, असम। दोस्तों, नामेरी और ओरांग ये दोनों कहां पर स्थित है, असम में स्थित हैं। दोस्तों, असम में ही कौन सा स्थित है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। कहां पर, मणिपुर में स्थित है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। यहां से दोस्तों मैं आपको 3 योजनाएं बताने वाला हूं, अति महत्वपूर्ण योजनाएं। मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। उत्तर प्रदेश ने किया है, राजस्थान ने किया है, झारखंड ने किया है, बिहार ने किया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसका संबंध किससे है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है। इसका संबंध है दोस्तों फ्री कोचिंग से, यानी कि दोस्तों निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है मुख्यमंत्री सारथी योजना। और ये किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो आपको नोट करके रखना है, झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी फ्री कोचिंग के लिए एक योजना शुरू की गई थी, कौन सी, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी फ्री कोचिंग के लिए। और दोस्तों, राजस्थान में कौन सी, अनुप्रति योजना। दोस्तों, ये कहां पर शुरू की गई है, राजस्थान में शुरू की गई है फ्री कोचिंग के लिए। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट बोल्ड, अगर आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट बोल्ड ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये भी राजस्थान से संबंधित है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और यह सवाल यूपी पैट की परीक्षा में शायद पिछली बार पूछा भी गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना था दोस्तों। अगस्त महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल आपके सामने रखे गए हैं आज। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा। दोस्तों गुजरात के ही अंदर तो आपको ध्यान में रखना है पहला नैनो यूरिया संयंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फर्स्ट नैनो यूरिया संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया। कलोल, एक गुजरात में दोस्तों एक प्लेस है कलोल, यहाँ पे ला बनेगा दोस्तों। कलोल गुजरात में दोस्तों भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों आइए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ शुरू हुआ है। सूरत में, जयपुर में, जामनगर में, गांधीनगर में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों सारे सवालों को बहुत ही चुनकर आपके लिए लाया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने वाले सवाल हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर शुरू हुआ है, जल्दी से बताइएगा। आपका इसमें सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर शुरू हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। ये गांधीनगर में शुरू हुआ है, यानी कि गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। जामनगर, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर। दोस्तों WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, जामनगर गुजरात में किया गया है। यह भी आपको नोट करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों जयपुर में क्या किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। यहाँ पर दोस्तों सूरत में तो दोस्तों कचरे से स्टील रोड बनाई गई है। कचरे से रोड कहाँ पर बनाई गई दोस्तों, स्टील रोड सूरत में बनाई गई है। और कितने लाइन की है, 6 लाइन की है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जयपुर में दोस्तों क्या हुआ है, भारत का पहला मेट्रो स्टेशन दोस्तों यहाँ पर बनेगा। और क्या होगा, OPD टावर, भारत का सबसे ऊंचा OPD टावर बनने वाला है। जयपुर के अंदर 22 मंजिले का होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला वन्य जीव बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया है। अति महत्वपूर्ण सवाल, इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सिडबी बैंक, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, ADB बैंक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भारत का पहला वन्य जीव बॉन्ड किसने जारी किया है, तो आपको नोट करके रखना है विश्व बैंक। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये बॉन्ड किस लिए जारी किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है जो काले गेंडों के संरक्षण के लिए दोस्तों इस बॉन्ड को जारी किया गया है। अगर आपसे पूछा है कि भारत का पहला वन्य जीव बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया है, तो आप कहेंगे विश्व बैंक। और किसके लिए किया गया है, काले गेंडों के लिए किया गया है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट कर बताने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कांगो नदी है, माही नदी है, लिम्पोपो नदी है, नील नदी है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी या नील नदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा।
भाई बहनों आपको बता दें, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नील नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध। आसवान बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों माही नदी और लिम्पोपो नदी, दोस्तों माही नदी को यानी कि दोस्तों मकर रेखा, मकर रेखा दोस्तों इसको किसको? मकर रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और कर्क रेखा, कर्क रेखा दोस्तों लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर इसको आप एक बार रीचेक करके, इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, यहाँ पर मकर होगा या यहाँ पर कर्क होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन सवाल में बना हुआ है। इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि दानूरी मिशन किस देश से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, साउथ कोरिया से संबंधित है, चीन से संबंधित है, भारत से संबंधित है। दोस्तों आपको इस स्लाइड में से आपकी परीक्षा में 100% सवाल मिलेगा। इस स्लाइड को आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। दानूरी मिशन किस देश से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। किससे दोस्तों? साउथ कोरिया। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों दानूरी मिशन। अब आप बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। ईरान, अगर आपसे पूछ जाए कि नूर दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ईरान ने किया है। नूरी दोस्तों ये कोरिया ने लॉन्च किया है नूरी, और नूर दोस्तों ईरान ने लॉन्च किया है। दोस्तों भारत ने, दोस्तों भारत का 2022 का पहला सैटेलाइट कौन सा गया था? EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन, दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। और दोस्तों आपको बता दें ये किसके द्वारा गया था? PSLV C52 इसके द्वारा गया था। कब गया था? 14 फरवरी को गया था। इसको भी आप नोट कीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल है ये दोस्तों, आपको नोट करके रखने हैं। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में जरूर सवाल छपने वाला है। दानूरी मिशन का संबंध किस देश से है? साउथ कोरिया से है। और दोस्तों ईरान का दोस्तों संबंध, ईरान ने क्या लॉन्च किया है? नूर लॉन्च किया है, और नूर उपग्रह। और दोस्तों उत्तर कोरिया ने कौन सा किया है दोस्तों? नूरी किया है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा है कि चीन ने दोस्तों हवांगसोंग मिशन लॉन्च किया है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। भारत का 2022 का पहला मिशन कौन सा था? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। और दोस्तों PSLV C52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, 14 फरवरी को लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। रुचिरा कंबोज है, नल्ला थम्बी कलवा सलाई है, या माधवीपुरी बुच है, निधि छिब्बर है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। CSIR इसकी पहली महिला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है। नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। माधवीपुरी बुच, सेबी दोस्तों सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों आपको बता दें इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? माधवीपुरी बुच। इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। निधि छिब्बर CBSE, दोस्तों CBSE की हेड कौन बनाई गई? निधि छिब्बर बनाई गई। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों रुचिरा कंबोज, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि रुचिरा कंबोज को अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अति महत्वपूर्ण नाम है, आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने खेल थे? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं। इन सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा। हमारा सवाल कहता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने खेल थे? 280 खेल थे, 20 खेल थे, 70 खेल थे, 75 खेल थे। दोस्तों इन खेलों की और इनकी स्पर्धाओं को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि दोस्तों कितने गोल्ड जीते हैं, भारत कौन से स्थान पर रहा, ये सब चीज़ें सबको पता है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो दोस्तों आपको परीक्षा में लाखों बच्चों से आगे कर देगा। जल्दी से बताइएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने खेल थे? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, 20 खेल थे। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 280, अगर आपसे पूछा है कि
कॉमनवेल्थ गेम में 280 क्या थी, 280 स्पर्धाएं थी। और दोस्तों खेल कितने थे, 20 खेल थे। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का दोस्तों शुभारंभ कहाँ से हुआ था, 1930 को हुआ था। कब, 1930 को हुआ था। और हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसका 2022 का इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और कौन से क्रम का है, ये 22वें क्रम का है। और दोस्तों 21वें क्रम का कहाँ हुआ था, तो आपको नोट करके रखना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 21वें क्रम का। और कब हुआ था, 2018 में हुआ था। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल के अंतराल में किए जाते हैं। और दोस्तों ये 4 साल बाद कहाँ पर इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है इसके अंदर, भारत का चौथा स्थान है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। और इसके साथ साथ भारत ने दोस्तों इसमें कुल 22 गोल्ड जीते हैं। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और भारत ने सर्वाधिक किस खेल में गोल्ड जीते हैं, दोस्तों आपको नोट करके रखना है, कुश्ती रेसलिंग में सर्वाधिक पदक जीते हैं अपने भारत देश ने। और दोस्तों एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आपको नोट करके रखना है, शरत कमल। शरत कमल दोस्तों एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं और टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और दोस्तों इसके ध्वज भाग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कीजिएगा। जो दोस्तों इसका शुभारंभ था, यानी कि दोस्तों प्रारंभ में इसके जो ध्वज भाग थे कौन कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु इसके प्रारंभ में ध्वज भाग थे। और दोस्तों समापन कार्यक्रम के ध्वज भाग कौन थे, तो आपको नोट करके रखना है, शरत कमल और निखत जरीन। ये दोनों लोग दोस्तों समापन कार्यक्रम के ध्वज भाग थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को लेकर सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। आपका दोस्तों मेन सवाल क्या था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने खेल हैं, तो आपको नोट करना है 20 खेल हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितनी स्पर्धाएं थी, 280 स्पर्धाएं थी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी का विजेता कौन रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था, तो आप सबको पता है कि चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर दोस्तों, ये चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर, चेन्नई में। दोस्तों वैसे तो इसका आयोजन रूस मॉस्को में होने वाला था, लेकिन दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, चेन्नई में किया गया था। और 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है, इसका जवाब आप देने वाले हैं कमेंट कर कर, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी का विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना, उज्बेकिस्तान ये दोस्तों ओपन श्रेणी का विजेता रहा है। और यूक्रेन दोस्तों ये उप विजेता है। कौन, ये उप विजेता है यूक्रेन। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी युद्धाभ्यास होता है, काजिंद युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। और दोस्तों खंजर, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, खंजर युद्धाभ्यास होता है। और दोस्तों उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दुष्टलिक एक्सरसाइज दोस्तों किसके बीच में होती है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर बताना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 10 अगस्त। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हाथी दिवस। हाथी दिवस 12 अगस्त को दोस्तों हाथी दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय युवा दिवस, या दोस्तों युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। दोस्तों 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। ये खेल दिवस मनाया था 29 अगस्त को। 29 जुलाई को दोस्तों बाघ दिवस। और दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट कब से है, तो 1973। ये दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों अनुच्छेद का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपसे पूछा है कि मानव अंगों की तस्करी, बलात्कार, श्रम पर रोक, इन सबका अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 23। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बलात्कार, श्रम पर रोक या मानव अंगों की तस्करी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों किसके अंदर है? अनटचेबिलिटी। इसका अंत दोस्तों किसके अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर है। अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दोस्तों किसके अंदर है? ये दोस्तों अनुच्छेद 20 के अंदर है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 है दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दोस्तों किसके अंदर? आर्टिकल 21 एक के अंतर्गत है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे अनुच्छेद नोट किए होंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ होगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों चर्चा का विषय बना रहा था। जल्दी से बताइएगा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित होगा? इंदौर में होगा, जयपुर में होगा, लखनऊ में होगा, रामपुर में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? ये इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर दोस्तों? इंदौर। इंदौर कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे स्वच्छ शहर है किसको चुना गया? इंदौर को चुना गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर, दोस्तों जयपुर के बारे में मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। यहाँ पर ओपीडी टावर बनेगा और भारत का पहला मेट्रो रेलवे स्टेशन बनेगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, मैंने आपको नोट करा दिया है। लखनऊ में दोस्तों क्या क्या बनेगा? पैरा बैडमिंटन अकादमी बनेगी, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बनेगा और इसके अलावा गन्ना अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। रामपुर, यहाँ पर दोस्तों अमृत सरोवर, इसको आप नोट कीजिएगा। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर का दोस्तों निर्माण कहाँ किया गया है? ये रामपुर में किया गया, उत्तर प्रदेश में। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, असम में है। दोस्तों आपको 3 से 4 ऐसे मैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क लिखवाने वाला हूं जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, ये कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें सैंडलवुड सिटी किसको कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। कर्नाटक की जो मैसूर सिटी है उसको सैंडलवुड कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अंशी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है अंशी वाला। अंडमान निकोबार में क्या स्थित है? गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, अंडमान निकोबार में स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। मध्य प्रदेश में दोस्तों नामीबिया स्थित है। आपको नामीबिया से चीते लाए गए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको सबको पता है। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, कृपया करके इनको नोट कर लीजिएगा और इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आना तय है। दोस्तों असम में मैंने आपको बताया कि ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, ये असम में स्थित है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है, फ्रांसिस कैरे को मिला है, दीपक धर को मिला है। यहाँ दोस्तों मैं आपको 4 से 5 पुरस्कार ऐसे हैं जो नोट कराने वाला हूँ आपकी परीक्षा के लिए। ब्रह्मास्त्र सवाल हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा आपको सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना, ये एंजेला मर्केल को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए बात करते हैं फहमीदा अजीम, इनको दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार मिला है।
पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? फहमीदा अजीम को मिला है। और ये बांग्लादेश की पत्रकार हैं दोस्तों, किसकी? बांग्लादेश की पत्रकार हैं। यानी दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको मिला है? ये बांग्लादेश की दोस्तों फहमीदा अजीम, इनको दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिजर पुरस्कार दोस्तों वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकला, आर्किटेक्चर से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित दोस्तों पुरस्कार कौन सा है? प्रतिजर पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांसिस कैरो को मिला है। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। दीपक धर, इनको दोस्तों बोल्ट्जमान पुरस्कार किसको मिला? दीपक धर को मिला है। और दीपक धर दोस्तों कहाँ से हैं? ये दोस्तों IIT कानपुर से हैं। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल क्या कहता है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, यूरोपियन अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, जेनेवा में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है या वाशिंगटन DC में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर दोस्तों आप पेरिस कीजिएगा। क्या? पेरिस। अब बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित है। दोस्तों अगर आपने नाटो का मुख्यालय पूछा है तो आप बताएंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर आपसे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय पूछा है तो आप क्या कहेंगे? उसका भी दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि यूरोपियन अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। जेनेवा में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है WHO या WTO, विश्व व्यापार संगठन या दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। न्यूयॉर्क में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। वाशिंगटन DC दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और दोस्तों IMF का जो दोस्तों स्थापना हुई है वो किस सम्मेलन के द्वारा हुई है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई है IMF की स्थापना। और IMF की मुद्रा को क्या कहते हैं? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसकी मुद्रा को कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप इसको SDR कहते हैं या गोल्ड पेपर कहते हैं, दोनों एक ही बात है, आप दोनों नाम याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में कौन है दोस्तों? कावेरी नदी। आपका ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। नर्मदा नदी दोस्तों, इसके ऊपर ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात, और दोस्तों क्या है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस पर स्थित है? ये दोस्तों ये तीनों चीज़ें नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी कोडागू जिले से निकलती है और इसके ऊपर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब आपसे मैंने पूछा कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। झेलम नदी, इसके ऊपर दोस्तों उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये सब दोस्तों झेलम नदी के ऊपर है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि जूको घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था जूको घाटी, इसीलिए दोस्तों आपको बता दें ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जूको घाटी कहाँ पर स्थित है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें जूको घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर अभी आग लग गई थी कुछ समय पहले, इसलिए दोस्तों ये एरिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। जूको घाटी कहाँ पर स्थित है, नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि अमेजॉन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है, बेलेम बंदरगाह स्थित है, या हल्दिया बंदरगाह स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा कि अमेजॉन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो आपको नोट करके रखना है ये दोस्तों, बेलेम बंदरगाह। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस पर स्थित है, नील नदी पर। नील नदी पर दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है। हल्दिया पर दोस्तों कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि हल्दिया बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए यह भी। इन सारे सवालों को आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और सारे सवालों को सर्च कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके दिमाग में सारे सवाल हूबहू छप जाएँ। हमने आपको क्या बताया कि अमेजॉन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, बेलेम बंदरगाह स्थित है, और अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों नील नदी के मुहाने पर स्थित है। मैंने आपसे पूछा है कि हल्दिया बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। सतलज नदी शामिल नहीं है, झेलम नदी शामिल नहीं है, चेनाब नदी शामिल नहीं है, कावेरी नदी शामिल नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है। अति महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूँ आपको इस सवाल के माध्यम से, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इसमें से जो सतलुज नदी है, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, ये तीनों दोस्तों पंचनद में शामिल हैं, लेकिन कावेरी नदी दोस्तों इसके अंदर पंचनद में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं और नदियों को लेकर। इसमें दोस्तों एक सतलुज नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई, एक ब्यास नदी, ब्यास और रावी। ये दोस्तों दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो पंचनद में शामिल हैं। आप देखिए सतलज हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, व्यास हो गई, रावी हो गई। ये पांचों नदियां दोस्तों पंचनद में शामिल हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, ये सवाल अभी आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है काकरा पार परियोजना, उकाई परियोजना, या बाण सागर परियोजना, या माता टीला परियोजना। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। यूपी बिहार और मध्य प्रदेश, इसकी दोस्तों संयुक्त परियोजना क्या कहलाती, तो आपको नोट करके रखना है, बाण सागर परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। और किस नदी पर है, सोन नदी पर, सोन नदी पर स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। दोस्तों माता टीला परियोजना बेतवा नदी, बेतवा नदी पर दोस्तों कौन सी दोस्तों परियोजना, माता टीला परियोजना। माता और बेटा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं रिलेट कर कर। दोस्तों काकरा पार और उकाई परियोजना किस पर स्थित, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर दोस्तों काकरा पार और उकाई परियोजना है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ से यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैंने जो आपको सवाल दिया वही सवाल आपकी परीक्षा में फंसेगा, लेकिन इसका दोस्तों मैं आपको जो व्याख्या देता हूँ, जो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यूपी बिहार मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, बाण सागर परियोजना। अब मैंने आपको बताया कि काकरा पार और उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित हैं। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। अति महत्वपूर्ण सवाल। 18 जून 2001, 1 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015, 22 जनवरी 2015। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 डेटे बताने वाला हूँ जो अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, 18 जून 2001। कब दोस्तों, 18 जून 2001, यानी कि आज से दोस्तों 21 साल पहले किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेषांक से संबंधित दोस्तों सवाल मैं आपके सामने रखा हूँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको नोट करके रखना है 18 जून 2015। आइए बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। 1 जनवरी 1915, सॉरी दोस्तों 1 जनवरी 2015,
नीति आयोग, नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड दोस्तों ये योजना कब की है? 19 फरवरी 2015। और दोस्तों 22 जनवरी 2000 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये दोस्तों 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू हुई है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। 19 फरवरी 2015 को दोस्तों क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। कब? 19 फरवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वेरी जी हैं। और नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन है? तो आपको नोट करके रखना, परमेश्वर अय्यर जी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा साइंस का तांडव। और साइंस के ऐसे सवाल मैं आपको बताऊंगा जो सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व आज आपको समझ में आने वाला है। सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा और इनको नोट रिवाइज करते चलिएगा। 100% दोस्तों इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल हूबहू छपने वाले हैं। आइए दोस्तों अपने सवाल की ओर बात करते हैं। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, PbNO3, FeSO4, CaCO3। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको नोट करके रखना है श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में, इसमें दोस्तों किसका प्रयोग होता है? AgCl। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। अगर आपसे कहें कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा, इसके लिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वोटिंग के समय दोस्तों जो इंक लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी होती है इसमें दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? AgCl का। कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का। और दोस्तों आपसे पूछा है कि जो वोटिंग की जो स्याही होती है, इंक होती है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और जो आपसे पूछा जाए कि आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, नियोजन कहलाता है, संयोजन कहलाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट भरा सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये अपचयन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों लिखा होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये अपचयन कहलाता है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ से दोस्तों आपको ऑक्सीकरण और अपचयन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपसे अपचयन पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, तो दोस्तों ये क्या होगा? अपचयन होगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना, ये दोस्तों क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए आवश्यक है, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। एंटीबायोटिक, एनाजोफिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों अपच हो जाती कई बार, इसका उपचार करने के लिए कौन सी औषधि काम आती है? एंटीबायोटिक काम आती है यानी प्रतिजैविक काम आती है, या एनाजेसिक यानी कि दोस्तों पीड़ा हरी काम आता है, या एंटा एसिड या प्रतिअम्ल काम आता है, या एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी काम आती हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें अपच का उपचार करने के लिए किसकी कौन सी औषधि आवश्यक होती है? तो आपको नोट करके रखना एंटा एसिड। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दांतों के इनेमल में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती, क्षारीय होती, उदासीन होती, उभयधर्मी होती है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जो दांतों के इनेमल में उपस्थित जो कैल्शियम फास्फेट होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें दांतों के इनेमल में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें जो दांतों का इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना जाता है और इसके ऊपर दोस्तों काहे की परत चढ़ी होती है, तो आपको नोट करके रखना है। इसका दोस्तों जो होता है क्या नाम, इसकी जो मजबूती के लिए आवश्यक होता है वो फास्फोरस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि दांतों की मजबूती के लिए तो दोस्तों कैल्शियम होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि दांतों के इनेमल की मजबूती के लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल है। एनसीईआरटी में दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दिया गया और ऐसे ही ऑप्शन रखे गए हैं। आप ना चाहें तो टेंथ की एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं, आपको सारे सवाल वहीं से मिलेंगे। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 0 होता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिएगा ये एक आपका पीएच स्केल है। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो आप लिख लीजिएगा सोरेनसन। तो पीएच पैमाने की खोज की थी, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? 7। ये दोस्तों क्या होता है? उदासीन। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर आप देखो 7 से आगे जाएंगे, तो आप दोस्तों क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर आप 7 से नीचे आएंगे तो उसे अम्लीय होगा। इसको आप याद रखिएगा बस। अगर 7 से नीचे का कोई भी अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि 5.4 ये दोस्तों अम्लीय है कि क्षारीय है, तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे ही 7 से नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका दोस्तों प्रयोग करते हैं? तो आपको नोट करके रखना है विरंजक चूर्ण। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके ऊपर आप सही का निशान लगा लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें फिटकरी दोस्तों सारी रासायनिक जो सूत्र होते हैं उनसे सबसे बड़ा सूत्र है। क्या है दोस्तों? Fe2SO4 Al2 दोस्तों इसका मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1-2 बार मैंने आपको बताया है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको मैं आगे फिर बता दूंगा आपको। आइए दोस्तों बात करते हैं आपको अगले ऑप्शन को लेकर, अपने अगले सवाल को लेकर। तब तक दोस्तों आप इसको रिसर्च कर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, NaSCO3 NaCl NH4Cl। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। धावन सोडा आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें धावन सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है? Na2CO3 10H2O। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा सोडियम कार्बोनेट, अगर आपसे पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो भी दोस्तों आपका जवाब यही होता। क्योंकि दोस्तों धावन सोडा और सोडियम कार्बोनेट एक ही बात होती है। और दोस्तों NaHCO3 ये होता है खाने का सोडा। और दोस्तों खाने का सोडा, और आपको बता दें NaHCO3 इसको दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर दोस्तों केवल सोडियम बाइकार्बोनेट केवल बाई लगेगा, बाकी सब सवाल दोस्तों ऐसा ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। NaCl दोस्तों साधारण नमक का सूत्र होता है, आपको सबको रटा हुआ है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको नोट करके रखना है ये सभी, यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इन सारों को दोस्तों जरूरी है किसके लिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण की आवश्यकता के लिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। आप ये बताइएगा कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे करंट का सवाल पूछा है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों एक सवाल आप और भी बताएंगे, यहाँ पर आप बताइएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आपको बता दें, अगर पेड़ पौधे श्वसन करेंगे, अगर आपसे कहा जाता है कि श्वसन के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ा अंतर होता है। अगर यहीं पर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, गैस के रूप में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आपको नोट करके रखना है प्रोटीन के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही नोट कीजिएगा, सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पित्ताशय में। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ पर होता है, ये दोस्तों आमाशय में होता है। अगर आपसे पूछा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप बताइएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है किन कोशिकाओं की सहायता से मिलकर बनता है। इंसुलिन हार्मोन दोस्तों किन कोशिकाओं की सहायता से मिलकर बनता है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको नोट करके रखना है विटामिन विटामिन B5। इसको आप नोट करके रखिएगा। पेलाग्र रोग आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए कि पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। दोस्तों विटामिन B12 साइनोकोबुलिन दोस्तों ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B12 का नाम है। और दोस्तों विटामिन B2 थायमीन, ये दोस्तों साधारण विटामिन होते हैं थायमीन। इसको भी आप नोट कीजिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, फैलोपियन ट्यूब से, प्लेसेंटा से, अंडाशय से, वक्र से। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। मानव में जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब से मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा, अंडाशय से मिलेगा, वक्र से मिलेगा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, मानव में जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो आपको नोट करके रखना है प्लेसेंटा से। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब तक 9 महीने तक बच्चा माँ की गर्भ में रहता है उसको तब तक भोजन पानी कहाँ से मिलता है, यही संरचना होती है प्लेसेंटा। इसके द्वारा ही दोस्तों बच्चे को सांस, बच्चे को पानी, भोजन, जितनी दोस्तों आवश्यक चीज़ें होती हैं एक मनुष्य के जिंदा रहने के लिए, वो सब दोस्तों कहाँ से मिलती हैं, ये दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा मिलती है, मदर के द्वारा। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए।
दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि पराग कोष किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय के अंदर बनते हैं, अंडक के अंदर बनते हैं, परागकण के अंदर बनते हैं, बाह्य तल के अंदर बनते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, पराग कोष किसके अंदर बनते हैं? ये परागकण के अंदर बनते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? पपीता, अंगूर, आलू, मटर। अति महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है, बच्चे को इसका जवाब पता होगा। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर पर किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और मेंडल दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया। मेंडल दोस्तों ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि दोस्तों आपको साफ साफ दिखता रहे ये सवाल पूरा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल दिख रहा होगा। दोस्तों क्या है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनेगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। किस दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है? तो आपको नोट करके रखना है समतल दर्पण। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और सीधा, काल्पनिक बनेगा? समतल दर्पण। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके और ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों उत्तल दर्पण, आपको दोस्तों बता दें जो साइड मिरर होता है, जो साइड मिरर, उसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के दांतों के डॉक्टर के पास गए होंगे तो दोस्तों लेंस से वो आपको देखता है, उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दोस्तों उत्तल लेंस के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? इसको थोड़ा मैं दोस्तों बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे देखने में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरे में, कांच में, जल में, केरोसिन में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल शायद मैंने कल भी लिया था, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए दोस्तों इसको मैंने आज भी शामिल किया है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो आपको नोट करके रखना कांच में। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी? निर्वात में। कहाँ पर होगी? निर्वात में होगी। कितनी होगी दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आइए दोस्तों इस सवाल को दोस्तों आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। ये सवाल दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, कोई दोहराई नहीं है दोस्तों। आपकी यूपी पैट की भी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर देके रखी है और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी है। दोस्तों आपको बता दें F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। ये दोस्तों रिलेशन होता है किसके अंदर? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर ये दोस्तों रिलेशन होता है। आपसे दोस्तों F का मान देकर R का मान पूछता है, R का मान देकर आपसे F का मान पूछता है। दोस्तों आपको F का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 रख लीजिएगा और बराबर R/2। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? R बराबर इसकी आप गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस सवाल को समझा होगा। दोस्तों आपसे यहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2। यानी कि दोस्तों जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ये जो दोस्तों आपको ये सवाल जो है थ्योरी में ही बना के दे सकता है। आपसे कह देगा कि फोकस दूरी होती है निम्नलिखित में से, आपको 4 ऑप्शन देगा। वक्रता त्रिज्या की 4 गुनी, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, वक्रता त्रिज्या की 1/4। तो दोस्तों आपको याद में रखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो आपको नोट करके रखना है अवतल लेंस। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों निकट, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। निकट, जैसे आप 100 निकट लिखेंगे, निकट। आप अगर निकट बोल रहे हैं तो लास्ट में आ निकल रहा है, टक, निकट आ, तो आ से अवतल लेंस है। अगर आप दोस्तों दूरदृष्टि दोष,
अगर आपसे पूछा कि दूरदृष्टि दोष में दोस्तों किसका प्रयोग होगा, उत्तर लेंस है। अगर आप दोस्तों दूर बोलेंगे, दूर, ऊ की पाई निकल रही, यहाँ पर भी दोस्तों ऊ है, इसको आप यहाँ से रिलेट करेंगे और इसको याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गए होंगे सारे सवाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। सारे सवाल ऐसे सवाल लाए गए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको कहीं ना कहीं सफलता देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा गया, तो दोस्तों आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन है आई बराबर वी आर, आर बराबर वी आई, वी बराबर आर आई, या वी बराबर आई आर। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों ओम का नियम का सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है वी बराबर आई आर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। क्या होगा दोस्तों? वी बराबर आई आर। ये दोस्तों गुणा में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे दोस्तों यहाँ से कैसे भी करके सवाल पूछिए, आप दोस्तों सारे सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपको मैंने दोस्तों बहुत सारे सवाल करंट के, जीके के, साइंस के, दोस्तों हिस्ट्री के, पॉलिटी के बहुत सारे सवाल मैंने आपको मुँह जवानी रटवा दिए हैं। सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे दोस्तों इस वीडियो को आप याद करेंगे। सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपको पढ़े पढ़े लगेंगे, देखे देखे लगेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।